क्या आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसका तरीका बाकी मार्केट से काफी अलग है। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझेंगे, जैसे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं और लॉट साइज क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम करेंसी पेयर्स, पिप्स और लॉट साइज को समझने वाले हैं और दूसरे पार्ट में हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्प्रेड्स और लेवरेज के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी पेयर्स के बारे में। करेंसी पेयर्स क्या होते हैं? देखो, फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज हमेशा पेयर्स में ट्रेड होती हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी आईएनआर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो करेंसी का एक पेयर बना हुआ है, राइट, जिसको हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। मतलब सिंगल करेंसी को फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं करा जा सकता। अब जो करेंसी का पेयर होता है, उसमें जो पहली करेंसी होती है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं और जो दूसरी करेंसी होती है उसको हम कोट करेंसी कहते हैं। बेस करेंसी जो होती है वो हमारी मेन करेंसी होती है। मतलब जब आप एक करेंसी पेयर को ट्रेड करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बेस करेंसी की वैल्यू या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। तो बेस करेंसी हमारी मेन करेंसी होती है और जिसके कंपैरिजन में ऊपर या नीचे होती है वो हमारी कोट करेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूरो यूएसडी को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे बेस करेंसी क्या है? यहाँ पे यूरो जो है वो बेस करेंसी है और यूएस डॉलर जो है वो कोट करेंसी है। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर आपको लगता है यूरो की वैल्यू बढ़ेगी डॉलर के कंपैरिजन में, तो आप यूरो यूएसडी को बाई करते हो। यूरो की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ेगी, बेस करेंसी की वैल्यू कोट करेंसी के कंपैरिजन में बढ़ेगी, तो आप यूरो यूएसडी को बाई करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है यूरो की वैल्यू नीचे गिरेगी डॉलर के कंपैरिजन में, तो आप यूरो यूएसडी को सेल करते हो। इस तरीके से करेंसी पेयर्स में ट्रेड होता है। अब देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे देखो, यूएसडी जेपीवाई है, यूएस डॉलर हमारी बेस करेंसी है और जेपीवाई जो जापानीज येन है वो हमारी कोट करेंसी है। अब अगर आपको लगता है कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी जापानीज येन के कंपैरिजन में, तो आप यूएसडी जेपीवाई को बाई करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूएसडी की वैल्यू गिरेगी जेपीवाई के कंपैरिजन में, तो आप यूएसडी जेपीवाई को सेल करोगे। इस तरीके से बेस करेंसी और कोट करेंसी को देखा जाता है मार्केट में। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई भी करेंसी को आप सिंगल में ट्रेड नहीं कर सकते हो, उसे करेंसी पेयर्स में ट्रेड करा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो यूरो यूएस डॉलर लिखा है, राइट, ये यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर है। अब यहाँ पे अगर हमें लगता है कि यूरो जो है वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू डॉलर, तो हम यूरो यूएसडी को बाई करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि यूरो जो है यहां से वीक हो जाएगा एज कंपेयर टू डॉलर, तो हम यूरो यूएसडी को सेल करेंगे। ठीक है, अब मेरे को आप लोग बताओ, जीबीपी जेपीवाई में बेस करेंसी क्या है? जीबीपी यानी ब्रिटिश पाउंड और जेपीवाई यानी जापानीज येन। अब इसमें बेस करेंसी है हमारी ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी, राइट, ये हमारी बेस करेंसी है और जो जापानीज येन है वो हमारी कोट करेंसी है। अब हम बात करते हैं करेंसी पेयर्स कितने टाइप की होती है। देखो, करेंसी पेयर्स जो होती हैं वो तीन टाइप की होती है: मेजर करेंसी पेयर, माइनर और एक्सोटिक करेंसी पेयर। देखो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब फॉरेक्स को ट्रेड करो आपको पता हो कि आप मेजर करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो या फिर माइनर करेंसी पेयर में। कितनी ज्यादा लिक्विडिटी आपको वहां पे मिल सकती है। लिक्विडिटी सब में होती है, लेकिन बात यह है कि कौन सा सबसे ज्यादा ग्लोबली ट्रेड करा जा रहा है, जिसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम कर सकता है, राइट। मेजर करेंसी पेयर क्या होता है? देखो, मेजर करेंसी पेयर मतलब जिसकी बेस करेंसी या फिर कोट करेंसी, ध्यान से सुनना इस चीज को, बेस करेंसी या फिर कोट करेंसी दोनों में से कोई एक करेंसी यूएस डॉलर होती है, उसको हम मेजर करेंसी पेयर बोलते हैं। फिर से बताता हूं, बेस करेंसी या फिर कोट करेंसी दोनों में से कोई एक करेंसी यूएस डॉलर होती है, उसको हम मेजर करेंसी पेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूरो यूएसडी, राइट, यूरो यूएसडी में हमारी जो कोट करेंसी है वो यूएस डॉलर है, तो इसलिए ये हमारी मेजर करेंसी पेयर है। दूसरा हमारा आ गया यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में हमारी बेस करेंसी जो है वो यूएस डॉलर है, तो ये हमारी मेजर करेंसी पेयर में आ गया। तीसरा हमारा आता है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर में भी बेस करेंसी जो है वो हमारी यूएस डॉलर है, तो इसीलिए ये भी मेजर करेंसी पेयर में आता है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सॉर्टेड लॉजिक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेस करेंसी और कोट करेंसी दोनों में से कोई एक करेंसी यूएस डॉलर है, तो वो मेजर करेंसी पेयर है। अब माइनर करेंसी पेयर क्या होता है? जिसमें बेस करेंसी और कोट करेंसी दोनों में से कोई भी यूएस डॉलर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीबीपी जेपीवाई, पहला हमारा ब्रिटिश पाउंड है, दूसरा हमारा जापानीज येन है। बेस करेंसी और कोट करेंसी दोनों में से कोई भी
यूएस डॉलर नहीं है। दूसरा एग्जांपल हमारा आता है यूरो जीबीपी का। इसमें भी बेस करेंसी और कोड करेंसी दोनों में से किसी में भी यूएस डॉलर नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा माइनर करेंसी पेयर में आएगा। इसके बाद हमारा आता है यूरो ऑड, राइट। इसमें भी हमारा यूएस डॉलर नहीं है, तो इसलिए हम इसे भी माइनर करेंसी पेयर में आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, एक्सोटिक पेयर्स। एक्सोटिक पेयर्स में एक मेजर करेंसी होती है जो एक छोटी इकोनॉमी की करेंसी के साथ पेयर होती है। छोटी इकोनॉमी की करेंसी मतलब जो छोटी कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसी है उसके साथ जो पेयर होंगी, उनको हम एक्सोटिक पेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसडी, टीएचबी, राइट। बेस करेंसी हमारी यूएस डॉलर की है और सेकंड जो हमारी कोड करेंसी है वो थाईलैंड की करेंसी है। बात कहते हैं इसे हम, थाईलैंड एक छोटी कंट्री है, छोटी इकोनॉमी है, उसकी करेंसी के साथ यूएस डॉलर का कंपैरिजन हो रहा है। इसको हम एक्सोटिक पेयर्स में काउंट करते हैं, राइट। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, आपको मुझे बताना है कि वो कौन से करेंसी पेयर में आता है, ठीक है। ये हमारे सामने यूएसडी ऑड का करेंसी पेयर है। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन से करेंसी पेयर के टाइप में आता है। इसमें पहली बेस करेंसी क्या है, यूएस डॉलर, तो ये किस में आएगा, ये मेजर करेंसी पेयर्स में आएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं जीबीपी ऑड का, तो ये हमारा माइनर करेंसी पेयर में आएगा। इस तरीके से हम करेंसी पेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको टाइप्स में डिफाइन करते हैं। चलो फिर, ये हमारा हो गया करेंसी पेयर का टॉपिक। अब हम समझते हैं पिप्स क्या होता है। पिप्स यानी परसेंटेज इन पॉइंट। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आप अमेरिकन मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है। आपने टेस्ला का शेयर लिया, आपको इसमें ट्रेड करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस में आ रही है, यूएस डॉलर में आ रही है, राइट। यानी कि अभी जो टेस्ला का प्राइस चल रहा है वो 250 यूएस डॉलर चल रहा है। अब अगर आपको यहाँ पे बाई करना है तो आप क्या कहोगे, मैंने $250 पे बाई करा, $200 का मेरा स्टॉप लॉस था और $300 का मेरा टारगेट था। सिंपल। आपने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे डिफाइन किया, डॉलर्स में डिफाइन किया। अब सेम चीज अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तो इंडियन मार्केट में किस तरीके से होता है, मान लो आपको यहाँ पे बाई करना है 283 पे, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो किस में है, आईएनआर में है, इंडियन रुपीज में है, राइट। तो आप क्या कहोगे, मैं अपना 269 रुपीज पे स्टॉप लॉस रखूंगा, 283 रुपीज पे बाई करूंगा और 300 रुपीज का मेरा टारगेट होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, इंडियन मार्केट में आप हर चीज को रुपीज में कैलकुलेट करते हो, लेकिन फोरेक्स मार्केट में क्या, फोरेक्स मार्केट में कैसे आप इन चीजों को कैलकुलेट करोगे। फोरेक्स मार्केट में हम यूज करते हैं पिप्स का। ये करेंसी पेयर के प्राइस में सबसे छोटी मूवमेंट होती है जो हमें स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने में मदद करती है, राइट। मतलब अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करने में मदद करती है। इसको हम पिप्स कहते हैं। जैसे हम इंडियन मार्केट में क्या कर रहे थे कि हम 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज नहीं होती है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को कैलकुलेट किया जाता है फोरेक्स मार्केट में। देखो, मैं आपको अभी सबसे कॉम्प्लेक्स तरीका बता रहा हूँ पूरी थ्योरी के साथ, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से पिप्स को कैलकुलेट करा जाता है। बाकी इसके बाद मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीका भी बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड के अंदर पिप्स को निकाल सकते हो, लेकिन उसको समझने के लिए आपको इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अब इसको समझते हैं कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो यूरो यूएसडी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 1.08751 पर ट्रेड कर रहा है। मोस्टली करेंसी पेयर्स में एक पिप की वैल्यू होती है 0.001, यानी अगर किसी करेंसी पेयर में इतनी मूवमेंट आई है तो हम इसे एक पिप कंसीडर करते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, पहले मैं उसको समझाता हूं। अब जो एक पिप की वैल्यू है, इसको देख के हमें ये तो पता चल गया कि हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट को कंसीडर करना है, उसके बाद वाले डिजिट हमारे लिए यूजलेस है। तो जैसे अभी यूरो यूएसडी जो है वो 1.08751 पर ट्रेड कर रहा है, तो हम इससे पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट को कंसीडर करेंगे, पांचवें डिजिट को हटा देंगे। मतलब अगर हम इसमें से पांचवा डिजिट हटा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1.0875। अब हमें जो भी पिप कैलकुलेशन करनी है वो हम इससे करेंगे। अब हम पिप्स को कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो आपको इस लेवल से कैलकुलेशन करनी है, इस हाई का, कि यहां से लेके यहां तक की कितनी मूवमेंट प्राइस ने करी है। जो इस लेवल का नंबर है वो क्या है, 1.08500, यानी कि लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हमने हटा दिया। वैसे ही हम ऊपर वाले को भी नोट कर लेते हैं, 1.09108, लास्ट वाली डिजिट हमारे कोई काम की नहीं है, उसको हम हटा देंगे, ये बन गया 1.0910, राइट। अब देखो, लास्ट की जो 3 डिजिट हैं ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पिप्स जो यहां से यहां तक की मूवमेंट हुई है। यानी कि 60 अगर हमारा आंसर है तो यहां से यहां तक की मूवमेंट जो है वो 60 पिप्स की हुई है। अगेन दोबारा से पीछे जाके एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कैलकुलेट करना है यहां से
और यहाँ तक की कितनी पिप्स की मूवमेंट हुई है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इस वाले लेवल को नोट कर लोगे 1.08581। लास्ट वाले डिजिट को हम कंसीडर करेंगे नहीं, उसको हम हटा देंगे। 1.08339 लास्ट वाले डिजिट को हटा देंगे। दैट्स इट। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब जो लास्ट के ये 3 डिजिट है इनको हम माइनस कर देंगे, हमारे पास पिप्स की वैल्यू आ जाएगी जो यहां से नीचे तक मूव आ रखा है। इस तरीके से हम पिप्स को कैलकुलेट करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जीबीपी यूएसडी का। अब मान लो यहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है और हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ तक कितने पिप्स बनते हैं, मतलब यहाँ तक कितने पिप्स की मूवमेंट होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको नोट कर लेंगे, लास्ट के डिजिट को इग्नोर करके नोट करेंगे। 1.2935 ये हो गया, ठीक है। और ऊपर वाले को हम नोट करेंगे, वो होगा 1.2945। अब हम क्या करेंगे, जो इसका लास्ट का 3 डिजिट है और इसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल पिप्स की मूवमेंट आ जाएगी। यानी यहां से लेकर यहां तक 10 पिप्स की मूवमेंट प्राइस में होगी। इस तरीके से अपने पिप्स को कैलकुलेट करा जाता है। अब ये तो हो गया बेसिक कैलकुलेशन कैसे होती है पिप्स की। अब इसको कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका बताता हूं, जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे स्केल वाले उसमें जाना है, ऑप्शन में, जहां से आपको कैलकुलेट करना है वहां से लेके जहां तक कैलकुलेट करना है वहां तक इस स्केल को लगा देना है। तो ये जो 18.3 लिखा हुआ है ये हमारे यहाँ पे पिप्स है। फिर से दोबारा से बताता हूं, अगर आपको नीचे की तरफ को कैलकुलेशन करनी है कि यहां से लेके यहां तक कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 24.6 पिप्स दिखा रहा है। इस तरीके से हम बिना कैलकुलेशन करे 2 सेकंड के अंदर पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यूरो यूएसडी में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कैलकुलेट करना है यहां से लेके ऊपर तक कितनी मूवमेंट हुई, तो यहां तक आपने इसे लगाया तो इसने क्या बताया कि 82.4 पिप्स की मूवमेंट यहाँ पे हुई है। सबसे इजी तरीका, नीचे से लेके ऊपर तक आप इसे लगाओगे और ये आपको डायरेक्ट बता देगा कितने पिप्स यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट हुए। चलो फिर, अब हमने पिप्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं लॉट साइज में। देखो, लॉट साइज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग दोनों को कैलकुलेट करने में मदद करता है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई भी चीज समझ नहीं आएगी दोबारा वीडियो देखना, खुद प्रैक्टिस करना। तब भी अगर नहीं आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर, अब हम बात करते हैं लॉट साइज की। लॉट साइज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा हमारा होता है मिनी लॉट और तीसरा हमारा होता है माइक्रो लॉट। अब आपके सामने एक चार्ट विजिबल हो रहा होगा, उसमें आपको दिख जाएगा स्टैंडर्ड लॉट जो होता है वो 1 लॉट होता है, मिनी लॉट जो होता है वो 0.1 लॉट होता है, ठीक है। और जो माइक्रो लॉट होता है वो 0.01 लॉट होता है। हम एज अ बिगनर मिनी लॉट या फिर माइक्रो लॉट को यूज करने वाले हैं ट्रेड करने के लिए, यानी 0.1 लॉट से ट्रेड करेंगे या फिर हम 0.01 लॉट से ट्रेड करेंगे। लॉट्स के टाइप में आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि अभी जब हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, पिप्स को कैलकुलेट करेंगे, तभी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब देखो, समझो लॉट और पिप्स का रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूरो यूएसडी में एक लॉट बाई करते हो, यानी कि स्टैंडर्ड लॉट बाई करते हो, और उसमें एक पिप की मूवमेंट होती है, एक पिप की मूवमेंट आपके फेवर में होती है, तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। जैसे आपने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को अभी पिप्स में कैलकुलेट करा था, अब उसको यूएस डॉलर में चेंज करने के लिए आपको लॉट साइज और पिप्स के बीच का रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। एक लॉट बाई करने में अगर एक पिप आपके फेवर में गया तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, एक पिप आपके अगेंस्ट गया तो आपको $10 का लॉस होगा। मतलब यहाँ पे एक पिप की वैल्यू जो है एक लॉट में वो $10 है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान लो आपने यूरो यूएसडी का एक लॉट बाई करा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो 10 पिप्स का है और जो आपका टारगेट है वो 20 पिप्स का है। तो आपको डॉलर में कितना लॉस होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है स्टैंडर्ड लॉट जो होता है एक लॉट में एक पिप की मूवमेंट कितनी होती है, $10 के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 10 पिप्स का है, तो आप 10 इंटू 10 कर दोगे, तो आपका कितना आ गया, $100 का आपका स्टॉप लॉस आ गया। आपने पिप्स को क्या कर दिया, एक पिप में अगर $10 का नुकसान हो रहा है तो 10 पिप में कितना होगा, 10 इंटू 10 $100 का नुकसान होगा, राइट। वही सेम आपने टारगेट के लिए भी कर दिया कि 10 इंटू 20 कर दिया आपने, क्योंकि एक पिप मूवमेंट में आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 पिप्स मूवमेंट में कितना होगा, $200 का प्रॉफिट होगा। अभी फिर से मैं आपको सिर्फ इसके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इसका इजीएस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड के अंदर लॉट्स को कैलकुलेट कर सकते हो, यूएस डॉलर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमने स्टैंडर्ड लॉट के बारे में बात कर ली। अब देखो, इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास मिनी लॉट है, यानी कि 0.1 लॉट आपने बाई किया है, तो उसमें एक लॉट में एक पिप की मूवमेंट पे आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, बहुत ज्यादा इजी है। देखो, आपको क्या करना है, जो भी आपका लॉट साइज है
उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा कि एक पिप की मूवमेंट में कितना यूएस डॉलर का आपको प्रॉफिट होगा। सेम चीज जैसे हमने एक लॉट के लिए क्या किया था, एक लॉट में हमने कहा था कि एक पिप की मूवमेंट पे हमें 10 यूएस डॉलर का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमने सेम चीज करी। अब मान लो आप 0.3 लॉट लेते हो, तो अगेन आप 10 से उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक पिप की मूवमेंट पे 3 यूएसडी का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस 10 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास एक पिप की मूवमेंट आ जाएगी और जितने पिप्स का भी आपका स्टॉप लॉस है आप उससे उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास उस पिप की प्रॉपर रिस्क आ जाएगा, प्रॉपर टारगेट आपका यूएस डॉलर में आ जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो मिनी लॉट आपने लिया, ठीक है, आपने 0.1 लॉट से ट्रेड करा, 0.1 लॉट आपने बाई कर लिया। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 पिप्स का है और जो आपका टारगेट है वो 50 पिप्स का है। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? 0.1 लॉट है, आपको पता है 0.1 इंटू 10 यानी कि एक पिप की मूवमेंट पे आपको एक यूएस डॉलर का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या है? यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 20 पिप्स का है। तो आप क्या करोगे? 20 इंटू 1 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे एक यूएस डॉलर है वैल्यू, तो 20 इंटू 1 कर दोगे तो मतलब अगर प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपको 20 यूएस डॉलर का लॉस होगा। वहीं पे अगर आप टारगेट की बात करो, अगर प्राइस आपके टारगेट को हिट करता है तो आपको 50 यूएस डॉलर का प्रॉफिट होगा। इतना सिंपल है। अभी अगर आप पहली बार इस चीज को देख रहे हो तो आपको ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ी प्रैक्टिस इस चीज की करोगे, आपको ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी कि भाई किस तरीके से रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप 0.3 लॉट बाई कर रहे हो, तो आपको पता है 0.3 इंटू 10 करोगे तो आपको पता चल गया कि एक पिप की मूवमेंट पे आपको 3 यूएस डॉलर का प्रॉफिट होगा। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो मान लो 50 पिप्स का है और आपका जो टारगेट है वो 150 पिप्स का है। तो अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? अब आपको पता है कि एक पिप की मूवमेंट पे आपको 3 यूएस डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा। स्टॉप लॉस आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना बैठेगा? 150 यूएसडी बैठेगा। आपने क्या किया? आपने टोटल नंबर ऑफ पिप्स को यूएस डॉलर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 150 यूएसडी रिस्क आ गया। सेम चीज अगर आप टारगेट के साथ करोगे तो आपका 150 पिप्स का टारगेट है, एक पिप में आपको 3 यूएसडी की मूवमेंट मिल रही है, तो 150 पिप्स में कितनी मिलेगी? 150 इंटू 3, 450 यूएस डॉलर का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इस तरीके से अपने लॉट साइज को यूज करके, पिप्स को यूज करके हम अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने 1.5 लॉट बाई करा और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 30 पिप्स का है और जो आपका टारगेट है वो 100 पिप्स का है। अब आप मुझे बताओ कि यूएस डॉलर में आपके स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या होगी और टारगेट की वैल्यू क्या होगी? मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूं। पहले हम क्या करेंगे, हम एक पिप की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एक पिप में कितनी मूवमेंट होती है। तो मैंने क्या कहा, आपको बस 10 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आपका लॉट है। तो आपको यहाँ पे आ गया एक पिप में आपकी 15 यूएसडी की मूवमेंट होगी, राइट? अब आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस कितने का है? 30 पिप्स का है। एक पिप में आपको 15 यूएसडी का लॉस होगा, तो 30 पिप्स में कितना होगा? 450 यूएसडी। वहीं अगर आप टारगेट की बात करो तो 100 पिप्स का टारगेट है, एक पिप में आपको 15 यूएसडी का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पिप में कितने का होगा? 1500 यूएसडी का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बहुत सिंपल चीजें हैं, प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आ जाएंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलो फिर यहाँ पे हमारा लॉट साइज भी कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारा फॉरेक्स बेसिक्स का पार्ट 1, जिसमें हमने करेंसी पेयर्स, पिप्स, लॉट साइज के बारे में सीखा। आई नो एक बिगनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इन सब चीजों को समझना, लेकिन आप बार बार इसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपके दिमाग में एक बारी बैठ जाएगी, फिर आप इसे नहीं भूल पाओगे, राइट? मैंने इजीएस्ट वे भी आपके साथ शेयर कर दिए, तो आप उनको भी जाके यूज कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। चलो फिर अब रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। गुड बाय।